गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आई एम अलंकार सिन्हा। विधि रामपाल विधि महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की हमने आपको दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ाया था कि हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कैसे हैं। चूंकि फेडरल गवर्नमेंट आपके टॉपिक का सेकेंड पॉइंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड पॉइंट है, तो आपको लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कैसे हैं। तो कैसे फेडरल गवर्नमेंट है एक बार फिर से इन शॉर्ट फटाफट व्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, थर्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ रिजिडिटी एंड फिफ्थ पॉइंट वाज अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। इन 5 पॉइंट्स में हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैसे है, संघीय सरकार कैसे है। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मींस अर्ध संघीय है, यानी कि ये पूर्ण संघीय नहीं है। क्यों? इसकी क्या ग्राउंड्स हैं, क्या आधार हैं जिनके कारण से हम इसे क्वासी फेडरल मानते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जुरिस्ट यानी विचारक ये मानते हैं कि ये क्वासी फेडरल है, यानी कि ये कंप्लीट फेडरल नहीं है। इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति देख लेते हैं। गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है किस आर्टिकल में पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। आर्टिकल 155 और 166 क्या कहती है कि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगा। तो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो अगर भारत पूर्ण रूप से संघीय सरकार होती तो ऐसी दशा में प्रेसिडेंट क्या होता? प्रेसिडेंट सुप्रीम होता। यहां स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है और राष्ट्रपति यूनियन, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 200 एंड 288 क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को वीटो पावर भी है, यानी कि वो वीटो की शक्ति का भी प्रयोग, राष्ट्रपति महोदय वीटो की शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 249 में क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट की पावर क्या है? टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राज्य सरकारों के विषय में जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है उस विषय पर भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। कब बना सकती है? नेशनल इंटरेस्ट की स्थिति में। अगर राज्य के हित में कोई ऐसा कानून बनाना लाजमी है, उचित है, आवश्यक हो गया है, तो केंद्र सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। कौन सा आर्टिकल है? 249 में ऐसा कहा गया है। अगर नेशनल इंटरेस्ट का मामला आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? पार्लियामेंट के सब्जेक्ट मैटर पे आपने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे आपने सुना कि पार्लियामेंट लॉ को लेजिस्लेट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट्स एंड alter बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट को क्या पावर है? पार्लियामेंट को पावर है कि वो न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट के बाउंड्री में अल्टरेशन कर सकती है, यानी कि घटा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार अपने आप में फेडरल की कंडीशन में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट पर यूनियन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि हस्तक्षेप प्रभावी हो रहा है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? वो ये कंडीशंस है कि जब स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट की बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकती हैं या फिर नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है। कौन? यूनियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट का एग्जिस्टेंस है वो क्या है? जो स्टेट का एग्जिस्टेंस है, यानी कि स्टेट की जो बाउंड्री है, ये स्टेट का एग्जिस्टेंस है, वो पार्लियामेंट के स्वीट विल पे डिपेंड करता है, यानी कि पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर करता है राज्य के सीमाओं को बरकरार रखना। यानी कि यूपी, जैसे आपने देखा
यूपी का स्टेट था, यूपी कट करके क्या हो गया, उत्तराखंड। यूपी और उत्तराखंड दो भागों में बन गया। बिहार और झारखंड दो भागों में बन गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो भागों में बढ़ गया, यानी नया स्टेट भी बन गया और एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री में अल्ट्रेशन भी हो गया। ऐसा कौन कर सकती है, ये यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट, अब इमरजेंसी पावर में भी देख लेते हैं। क्या इमरजेंसी पावर की कंडीशन में हमारा सिस्टम कंप्लीट फेडरल है? तो अब आप देखते हैं कि आर्टिकल 352 में जब इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 352 में किन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगती है? आर्टिकल 352 में 3 ग्राउंड्स हैं। पहला, वार की कंडीशन में। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, युद्ध, बाहरी आक्रमण। तीसरा, आर्म्ड रिबेलियन, और अपने ही देश में आर्म्ड रिबेलियन यानी कि जो सशस्त्र सीमा के लोग हैं या हमारे आर्म्ड अपने आप में ही एक दूसरे के धुर विरोधी हो जाएं, यानी कि अगर हमें बम फेंकना है दुश्मन की तरफ तो उल्टा करके भारत की तरफ फेंक दिया, तो ऐसी स्थिति में इसे आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। 3 कंडीशन में आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगती है। और जब इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट की यानी स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती है वो किसमें निहित हो जाती है, वो यूनियन गवर्नमेंट में निहित हो जाती है। और फिर से आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पावर कौन कैप्चर कर ले रहा है, यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आर्टिकल 278 से लेकर के 279 में क्या बताया गया है, धन वितरण, जो राजस्व इकट्ठा होता है वो, मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट किसका सब्जेक्ट मैटर है? आप देखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन रेलवे अनेकों राज्यों से होकर के गुजरती है और उस राज्य में उसे बिजली भी चाहिए, उस राज्य में उसे सुरक्षा भी चाहिए। तो ये बिजली और सुरक्षा कौन दे रहा है, यानी पुलिस और इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को क्या कर रही है, सुविधाएं दे रही है। तो रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू तो यूनियन गवर्नमेंट जनरेट कर रही है। तो इस रेशियो में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना स्टेट को मिलेगा और कितना यूनियन गवर्नमेंट को मिलेगा, ये भी डिसाइड कौन करता है, ये भी यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितना पार्ट स्टेट को जाएगा और कितना पार्ट यूनियन को जाएगा। और लास्ट 356 में राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो ऐसी दशा में राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करता है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ऐसी दशा में भी स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट मैटर पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ फ्रेम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को भंग कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को भंग कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अपने में समाहित कर सकती है। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, डू दीज प्रोविजंस मॉडिफाई द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के का जो एक कैरेक्टर है उसको मॉडिफाई करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लिख करके आप हमें बताएंगे कि सर हमने एक आंसर लिखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको फिर से इस पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट कैसे क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है और कैसे फेडरल गवर्नमेंट की भी कैटेगरी में आ सकती है। तो यहाँ पर आपने सरकारों को भी पढ़ा कि सरकारें कितने टाइप की होती हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे अगर आप देख लेते हैं कि लिखित संविधान में आप कहाँ का लिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है, लेकिन यूके का अलिखित संविधान है, वहां पर भी आप देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट है। तो संविधान में संघ शब्द का जिक्र नहीं है, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कहीं भी फेडरल सिस्टम को डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 ही है जो डिफाइन करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और भारत की संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, कनाडाई मॉडल से लिया गया है। तो आज हम फेडरल सिस्टम को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि सर आपको नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।